गुड मॉर्निंग सभी को। आज की क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और साथियों, आज की जो क्लास है आप लोगों को दिख रहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे डिस्कस किए जाएंगे यूपीसीएचओ से रिलेटेड। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आज की क्लास के अंदर हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो मेन फोकस है वो कहाँ पे रहेगा, यूपीसीएचओ के एग्जाम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं, पहले भी मैंने दिया था आप लोगों को कि एक नया आप लोगों का ऑनलाइन रेगुलर बैच स्टार्ट हुआ है, मिशन सीएचओ जिसका नाम है। और इस मिशन सीएचओ के लिए आप लोगों से जो फीस ली जाएगी वो मात्र 1999 रुपये ली जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 अगस्त तक इसके ऊपर ऑफर चल रहा है और 10 अगस्त तक आप लोगों को 30% छूट के साथ आप लोगों से फीस ली जाएगी। तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से जैनिक नर्सिंग एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके किसी भी जानकारी को ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप लोगों से सेपरेट मैं क्वेश्चन सेशन डिस्कशन कर रहा हूँ यूपीसीएचओ के लिए और नोरसेट 2022 के लिए। तो आप लोग एक चैनल है जैनिक नर्सिंग क्लासेस, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी जो फ्री क्लासें हैं वो जैनिक नर्सिंग क्लासेस जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप लोगों को दी जाएंगी। यानी सेपरेट क्लासें हैं, यूपीसीएचओ के लिए अलग है और नोरसेट 2022 के लिए अलग क्लासें आपसे ली जा रही हैं। चलो बिना कोई डिले किए हुए मैं आज के सेशन की स्टार्टिंग कर लेता हूं। और सेशन है आप लोगों का साथियों, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेशन डिस्कशन के अंदर। जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये है कि स्पुटम एग्जामिनेशन फॉर AFB इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप लोगों से ये पूछा गया है कि किसी मरीज के अंदर जब हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पुटम एग्जामिनेशन, और ये स्पुटम एग्जामिनेशन AFB के लिए किया जाता है। AFB में आपको बता दूं कि एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया को जांच करने के लिए हम स्पुटम का सैंपल भेजते हैं। और मेनली आप लोगों ने देखा होगा जो टीबी वाले पेशेंट है उनमें ये जांच करवाने के लिए या टीबी को कंफर्म करवाने के लिए हम लोग इस तरह के एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो आप लोगों से पूछा गया है कि स्पुटम एग्जामिनेशन जो करवा रहे हैं आप AFB के लिए, ये किसका एग्जाम्पल है इनमें से। पहला आपको दिया है प्राइमोराइडल प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्सरी प्रिवेंशन। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन क्या होती है। देखो, कम्युनिटी के अंदर एक टॉपिक है आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसके बारे में मैं विस्तार से वहां पे डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि प्रिवेंशन, ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन वो है जो किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए काम में ली जाती है। अलग अलग स्टेज पे ली जाती है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से। तो अगर आप किसी डिजीज को रोकना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको ये प्रिवेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज करनी होती है। तो कौन सी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है स्पुटम एग्जामिनेशन। तो देखो, प्राइमोराइडल प्रिवेंशन का होता है ये रिस्क फैक्टर्स को दूर करने के लिए, यानी जिस मरीज के अंदर रिस्क ही डेवलप ना हो इसलिए रिस्क फैक्टर को ही हटा दिया जाता है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। ऐसे प्रिवेंशन को हम प्राइमोराइडल प्रिवेंशन बोलते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जैसे देखो कि अगर बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर आप लोग यूज करेंगे तो आप में किसकी रिस्क हो जाएगी, आपके अंदर ओबेसिटी की रिस्क हो सकती है, आपका वेट बढ़ सकता है, आपका आगे चल के आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये एजुकेशन अगर किसी को दी जा रही है एक हाई रिस्क ग्रुप को, तो आप लोग कहेंगे ये प्राइमोराइडल प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम आगे चल के हाइपरटेंशन को रोकना चाहते हैं, वेट गेन को रोकना चाहते हैं, ओबेसिटी को रोकना चाहते हैं। इसलिए अभी हमने एक्शन स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, दैट इज प्राइमोराइडल प्रिवेंशन। अब आता है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन वो होती है जिसके अंदर एक्शन लिया जाता है, एक्शन टेकन बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज। यहां पे भी ऑनसेट नहीं हुआ है, ऑनसेट ऑफ डिजीज की शुरुआत नहीं हुई है, उससे पहले ही एक्शन स्टार्ट कर दिया। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं
उनको बोला जाता है, उनको एजुकेशन दी जाती है कि आप लोग क्या करें, एक्सरसाइज करें। तो उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट एक्सरसाइज। अब स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने एक्शन पहले ही ले लिया ताकि आगे जाके उनको हाइपरटेंशन ना हो। वो आज से ही उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, वॉकिंग स्टार्ट कर दिया, तो ये एक्शन ले लिया, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। उसके बाद है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इस सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज हो जाती है जिसका अर्ली डिटेक्शन किया जाता है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ये आपका किया जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और टर्सरी प्रिवेंशन में प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, जो डिजीज की प्रोग्रेस है उसको रोका जाता है, प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, यानी स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। और रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन भी यहाँ पे किया जाता है, दैट इज टर्सरी प्रिवेंशन। तो मैंने शॉर्ट में आप लोगों से बता दिया। तो अब यहाँ पे बताओ मुझे कि स्पुटम एग्जामिनेशन में क्या कर रहे हैं हम, टीबी का अर्ली डिटेक्शन और डायग्नोज करना चाहते हैं, इसलिए अर्ली डिटेक्शन और डायग्नोज किस में आता है, आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका है सी। आंसर आप लोग लॉक कर दें, सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ये सभी को। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से है, रीड आउट करें। आउटब्रेक ऑफ डिजीज, एक डिजीज है जिसका आउटब्रेक हो गया, आउटब्रेक का मतलब वो अनकंट्रोल हो गई, फैल गई कम्युनिटी के अंदर, इन दी कम्युनिटी। किस में आउटब्रेक हो गया, कम्युनिटी के अंदर। इन एक्सेस द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा मात्रा में, नॉर्मल अनुमान से ज्यादा मात्रा में कम्युनिटी में स्प्रेड हो गई कोई डिजीज, तो उसको क्या नाम दोगे आप। आपको दिया है एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक, एंडेमिक। तो राइट आंसर बच्चों आपका होगा एपिडेमिक। किसी भी कम्युनिटी में अगर कोई डिजीज आउट स्प्रेड हो जाती है नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तो उसको एपिडेमिक बोला जाता है। अगली स्लाइड में मैंने चारों को आपको समझाया है कि कैसे, तो अगली स्लाइड एक बार देख लें आप लोग। यहाँ पे मैंने बोला एपिडेमिक क्या होता है, तो आपको बताया आउटब्रेक ऑफ पर्टिकुलर डिजीज इन कम्युनिटी इन एक्सेस फ्रॉम नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अगर कम्युनिटी में कोई डिजीज स्प्रेड हो जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसको एपिडेमिक बोला जाता है। एक वर्ड है आपका पेंडेमिक। भाई इस पेंडेमिक का मतलब ये होता है आउटब्रेक ऑफ डिजीज वन कंट्री टू अनदर कंट्री। आपने अभी एग्जाम्पल देखा होगा कोविड-19, कोविड-19 पेंडेमिक महामारी थी। पेंडेमिक का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड को अफेक्ट किया था इसने, इसलिए हमने इसको क्या बोला, पेंडेमिक। जब कोई डिजीज एक जगह से दूसरी जगह पे या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आउट स्प्रेड होती है और लोगों को अफेक्ट करती है, तो उसको हम पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं। इसलिए कोरोना एक कैसा काल था, पेंडेमिक था। आपको सबको समझ में आया होगा क्योंकि चाइना से स्टार्ट हुआ था और कैसे कैसे ये पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को अफेक्ट किया था। तो ये कौन सा है, पेंडेमिक, सभी को याद रहेगा। एक वर्ड होता है एंडेमिक, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, बहुत बार आपसे पूछे जाएंगे। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, तो आप देखें कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ, ये ऑफ है भाई, कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज विद इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। जैसे किसी कंट्री के सेलेक्टेड जगह पे, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पे कोई डिजीज कंटिन्यूअस रहती है, तो उस डिजीज को एंडेमिक डिजीज बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपने देखा होगा हिली स्टेशन पे, यहाँ पे ऐसी जगह पे कि किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आयोडीन की कमी होने लग गई, तो ऐसी जगह पे वहां पे पर्टिकुलर फिक्स है कि इन एरिया पे इन चीजों की कमी है और उनसे वो डिजीज डेवलप होती है, तो आप लोग ऐसी डिजीज को एंडेमिक बोलेंगे। एक होती है स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज आप कहेंगे डिजीज दैट अकर्स एट इररेगुलर इंटरवल्स। कोई बीमारी अलग अलग समय अंतराल के बाद आती है, ओनली इन फ्यू पैलेस, इज स्कैटर्ड इन आइसोलेटेड मैनर। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इररेगुलर इंटरवल्स के बाद कोई एक डिजीज डेवलप होती रहती है, तो उसको स्पोरेडिक डिजीज बोलते हैं।
स्पोर्डिक डिजीज का मैनर कैसा होता है, तो स्कैटर्ड मैनर में आती है, रुक रुक के आती है, इरेगुलर इंटरवल्स के बाद आती है। तो ये वर्ड भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा एक आप लोगों को 2-4 लाइनें सुना देता हूं, फिर हम इस सेशन को आगे डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अभी आपका नोरसेट 2022 CHO एग्जाम, उसके बाद ESI एग्जाम, फिर DSSB एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग एक तो डीमोटिवेट ना हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू आप लोग करते रहे। इसी के लिए 2-4 लाइनें हैं मेरे पास कि दिल के जख्म थोड़े गहरे हैं, क्योंकि अभी तक आप नौकरी नहीं लगे हो ना, तो आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो हम समझ सकते हैं आपके, कि दिल के जख्म थोड़े गहरे हैं, गहरे जख्मों को भरने आया हूं। दिल के जख्म थोड़े गहरे हैं, गहरे जख्मों को भरने आया हूं, और देखता हूं कब तक हराएगी ए जिंदगी, चल आजा मैं फिर से लड़ने आया हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ नोरसेट में आज तक या CHO में आप लोगों ने क्वालिफाई ना किया हो, आज तक आप लोगों को नौकरी ना मिली हो, तो आप लोगों को बस एक ही प्रॉमिस करना है कि देखते हैं कब तक हराएगी ये परीक्षा हमें, लास्ट में हमें एक दिन सफल होना है। और वो सफलता कैसे मिलेगी, तो लगातार आप मेहनत करते रहें, लगातार आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। देखो एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है सबको पता होगा। एपी का मतलब अमंग, डेमो का मतलब पॉपुलेशन, और लोगस का मतलब स्टडी। पॉपुलेशन की स्टडी करना आप लोगों को क्या कहला जाता है, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन थे, तो राइट आंसर आपको बता देता हूं, राइट आंसर इसका है जॉन स्नो। जॉन स्नो है दैट इज फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। बहुत बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आप लोगों से जोसेफ लिस्टर, ये आपके हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है, तो आप कहेंगे जोसेफ लिस्टर। उसके बाद आपने देखा होगा कार्ल एंड स्टीनर, इसका नाम आपने सुना होगा। लगभग 1901 के अंदर इसने डिस्कवर ब्लड ग्रुप, डिस्कवर ब्लड ग्रुप की खोज की थी सबसे पहले कार्ल एंड स्टीनर ने। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था जिसने 1901 के अंदर ब्लड ग्रुप का डिटेक्शन किया था। तो ये आप लोग फादर ऑफ ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं। उसके बाद रॉबर्ट हुक है, इसने सेल की, फादर ऑफ सेल या कोशिका की खोज की थी, फादर ऑफ सेल। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। 4 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन है आपका, एक बार रीड आउट करें। ए पर्सन विद नो साइन, एक मरीज है जिसको कोई साइन नहीं है, नो साइन ऑफ डिजीज बट मे ट्रांसमिट इट कोल्ड एज। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको डिजीज का कोई सिम्टम नहीं है लेकिन डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ले जा सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसे पर्सन को आप क्या कहेंगे, एलर्जिक पर्सन कहेंगे, बी ऑप्शन है, रेजिस्टेंट पर्सन कहेंगे, इम्यून रेस्पॉन्स पर्सन कहेंगे, या फिर कैरियर पर्सन कहेंगे। तो राइट आंसर आपका है कैरियर पर्सन। ऐसे आदमी को क्या बोला जाएगा, कैरियर पर्सन। राइट आंसर आपका डी है। रेजिस्टेंट पर्सन वो होता है जब किसी पर्टिकुलर ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट हो जाए, बैक्टीरिया के प्रति। लगातार अगर वो एक ही प्रकार के ड्रग अगर ज्यादा मात्रा में खाता है तो रेजिस्टेंट हो जाता है। एलर्जिक वो पर्सन जिसको एलर्जी हुआ हो। इम्यून पर्सन, इम्यून सबके अंदर होता है, तो हम सभी इम्यून पर्सन है। जब भी हमें कोई छोटी सी समस्या होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको रेस्पॉन्स करता है। अगर कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, कोई और बीमारी आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। तो ये कोई इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड बात नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि कॉमनेस्ट कोज ऑफ नियोनेटल मोर्बिडिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर पूछा है भाई, इंडिया के अंदर वो कौन सा कॉमन कारण है जिसके कारण नियोनेट के अंदर मोर्बिडिटी हो जाती है। मोर्बिडिटी का मतलब होता है सिकनेस रेट, और नियोनेटल का मतलब होता है 28 दिन से 0 से 28 दिन तक के बच्चे के अंदर
बीमार होने का सबसे कॉमन कोज इंडिया में क्या है? पहला ऑप्शन है आपका डायरियल डिजीज के कारण होता है, बर्थ इंजरी के कारण होता है, कंजेनाइटल एनोमलाइज के कारण होता है, प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट के कारण होता है। तो सबसे ज्यादा आप लोग आंसर करें, लगभग 55% के आसपास जो बच्चा है नियोनेटल मोर्बिडिटी वो कौन कवर करता है? प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट। अगर एलबीडब्ल्यू का पेशेंट है तो उसके बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो दैट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है, द कॉमनेस्ट कोज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया। अब आपसे पूछ लिया वो कौन सा कॉमन कोज है जो मदर को, मैटरनल का मतलब मदर, जो आपके प्रेग्नेंट महिला है वो मैटरनल मोर्बिडिटी को इंडिकेट करता है या लीड करता है। इंडिया के अंदर ही पूछा गया है। तो आप लोग बताएं, चाहे आपसे मैटरनल मोर्बिडिटी पूछे, चाहे आपसे मैटरनल मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर और मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज सिकनेस रेट। तो ज्यादातर मोर्बिडिटी किसके कारण होती है? एनीमिया, हेमरेज, अबॉर्शन या सेप्सिस। तो राइट आंसर आपका होगा भाई हेमरेज के कारण सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टिलिटी और मैटरनल मोर्बिडिटी इंडिया में होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस बाय। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो कैसे निकाला जाता है या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कैसे निकाली जाती है, किस डाटा के ऊपर? तो आप लोग कहें पर 1,00,000 लाइव बर्थ के ऊपर निकाला जाता है, पर 1,000 लाइव बर्थ पे, पर 1,00,000 बर्थ पे या पर 1,000 पॉपुलेशन के ऊपर। तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं। इसमें आपने देखा होगा MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बराबर नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन टोटल लाइव बर्थ इंटू 1,00,000। तो आप लोग कहें ये किसके ऊपर? लाइव बर्थ के ऊपर ये रेशो निकाला जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का 1,00,000 लाइव बर्थ, ओनली बर्थ नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। तो 1,00,000 लाइव बर्थ के ऊपर आप लोगों को ये रेशो निकाला जाता है। नेक्स्ट, अगर आपसे फीटल मोर्टिलिटी रेट पूछे तो वो 1,000 के ऊपर निकाला जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, पेरीनेटल डेथ इंक्लूड। पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीनेटल डेथ है वो होते क्या है, कौन सी डेथ को हम पेरीनेटल डेथ के अंदर इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन पढ़ लो, आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर फीटस डेथ हो जाता है तो इसको पेरीनेटल डेथ बोलेंगे, या फिर विद इन 7 डेज आफ्टर बर्थ होने के, बच्चे का जन्म के 7 दिन के बाद अगर डेथ हो जाती है तो उन सबको पेरीनेटल में रखेंगे, या फिर बोथ A एंड B, या फिर D नन। तो राइट आंसर आपका होगा सी। देखो, एक वर्ड होता है प्रीनेटल, एक होता है प्रीनेटल, एक होता है पोस्टनेटल और एक होता है पेरीनेटल। तो मैं आपको बता दूं, प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म से पहले। अगर जन्म से पहले किसी बच्चे की डेथ होती है, 28 वीक से पहले ही अगर कोई बच्चा डेथ हो जाता है तो उसको प्रीनेटल बोला जाता है। पोस्टनेटल 7 दिन के बाद, बर्थ के 7 दिन के बाद अगर बच्चे की डेथ होती है तो वो पोस्टनेटल के अंदर आता है। या आप प्रीनेटल ये कह सकते हैं 37 वीक से पहले, बिफोर 37 वीक प्रीनेटल में आता है, आफ्टर 40 वीक पोस्टनेटल के अंदर आता है। पेरीनेटल वर्ड का मतलब होता है कि प्री और पोस्ट दोनों को मिलाया जाता है। तो 28 वीक पहले, सॉरी, आफ्टर 28 वीक के बाद अगर प्रेगनेंसी में कोई डेथ होती है और 7 दिन से पहले, तो उसको आप पेरीनेटल में
इंक्लूड करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे भाई, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रीड आउट करें। इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज, एक ऐसी इम्यूनिटी है जो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती है, तो ऐसी इम्यूनिटी को आप क्या कहेंगे? ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं इम्यूनिटी का एक लेक्चर भी लिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। सारे के सारे इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि इसका आंसर क्या होगा सर? तो इसका आंसर ये होगा भाई, नेचुरल इन्फेक्शन से पूछा है हमें और इम्यूनिटी, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल तो है भाई, बाद में डेवलप होती है, जन्म के इन्फेक्शन बाद में हुआ होगा। एक्टिव, इसमें इम्यून सिस्टम भी एक्टिव होता है, फिर एंटीबॉडी। तो ये क्वेश्चन सही लग रहा है, ये आंसर सही लग रहा है। राइट आंसर है आपका ए, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी नहीं है इसका। उसके बाद नेचुरल एक्टिव, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी भी नहीं है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा है आपका स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी तो जन्म के साथ ही पाई जाती है। अब इसमें दो हो सकते हैं, एक है नेचुरल और एक है एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल तरीके से अगर वो जाए। यहां पे आर्टिफिशियल तो है, क्या आपने आर्टिफिशियल तरीके से इम्यूनिटी जा रही है? तो भाई ये आंसर भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? सी आंसर सही होगा। नेचुरल तरीके से जा रही है, नेचुरल है और एक्टिव भी है। नेचुरल का मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, आपको इन्फेक्शन हुआ और अपने आप एंटीबॉडीज बनी और इन्फेक्शन को मार दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। इन्फेक्शन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन है। इसका एग्जाम्पल अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इम्यूनाइजेशन है। अब देखना इम्यूनाइजेशन क्या है, एक्वायर्ड है या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। इसमें भी एक्टिव होती है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, लेकिन ये नेचुरल तरीका नहीं है। इसके अंदर हम लोग जाके उसको क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं, यानी एक कम मात्रा में हम बैक्टीरिया या वायरस उसकी बॉडी में एंटर करवा देते हैं, फिर उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो एंटीबॉडी बनाता है। तो ये जो अंदर गया उसके अंदर वो नेचुरल तरीके से नहीं आया, वो हमने आर्टिफिशियल तरीके से दिया। इसलिए इम्यूनाइजेशन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, और ये हमने डाला नहीं, अपने आप इन्फेक्शन हो गया, दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो राइट आंसर आपका सी होगा। मैंने इम्यूनिटी वाले चैप्टर को बताया। अगली स्लाइड भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, 4 एग्जाम्पल शॉर्ट में समझा रहा हूं, देख लेना। जो इम्यूनिटी है आपकी, ये इम्यूनिटी 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है इनेट, जो जन्म के साथ ही डेवलप हो जाती है। एक होती है एडेप्टिव, जिसको एक्वायर्ड बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको एक्वायर्ड बोलते हैं, जो बाद में प्राप्त की जाती है। ये 2 प्रकार की हो सकती है। एक नेचुरल, जो नेचुरल तरीके से एक्वायर की जाए। एक होती है आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल तरीके से एक्वायर की जाए। अब भैया इम्यूनाइजेशन आर्टिफिशियल तरीके से एक्वायर किया जाता है, लेकिन इन्फेक्शन जो हो जाता है वो नेचुरल तरीके से आता है। तो इसमें 2 होती हैं, नेचुरल पैसिव भी होती, एक्टिव भी। एक्टिव का मैंने एग्जाम्पल बताया आप लोगों को, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। पैसिव के अंदर एक महिला है जिसके अंदर IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी का नाम सुना होगा। ये IgG बनती है और ये ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा किस में चली जाती है? फीटस के अंदर चली जाती है। अब मुझे ये बताएं, इसको बनाया किसने? मदर ने बनाया। ये मदर का है, मदर का इम्यूनोग्लोबुलिन जी था जो ब्रेस्ट मिल्क के साथ फीटस में आ गया। तो फीटस ने कोई, अब इसने बनाया इस इम्यूनोग्लोबुलिन को, तो क्या बच्चे ने बनाया इसको? बच्चे की इम्यूनिटी ने काम नहीं किया, इसलिए इसको क्या बोला? पैसिव बोला। लेकिन उसको इम्यूनिटी मिल गई, तो इसको पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। मैटरनल एग्जाम्पल आ गया। आर्टिफिशियल में देखना, इसमें एक पैसिव होता है, पैसिव आर्टिफिशियल। तो एंटीबॉडी अगर ट्रांसफर कर दी जाए, रेडीमेड बने बनाए
बने बनाए रेडीमेड एंटीबॉडीज आपके अंदर इंसर्ट कर दिए। अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज आपके अंदर इंसर्ट कर दिए तो वो क्या कहलाएगा, आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं किया, आपको इम्यूनिटी मिल गई, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखें, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन एक्टिव इम्यूनाइजेशन, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, बॉडी सेल्फ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो ये 4 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी वाले मेरा वीडियो है, उसको आप लोग एक बार देख लें। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। अगर किसी पर्सन के अंदर बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर दे दी जाएं तो ये किसका एग्जाम्पल है? आप लोग यहाँ पे कहेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नहीं भाई। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अभी रुकेंगे। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, नहीं। पैसिव नेचुरल, तो पैसिव नेचुरल भी नहीं है। राइट आंसर आपका क्या है? पैसिव एक्वायर्ड। पैसिव रहता है हमारा इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड की जाती है जन्म के बाद, तो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। राइट आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। एक टेस्ट है, टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द इम्यूनिटी स्टेटस अगेंस्ट डिप्थीरिया। एक पर्सन के अंदर डिप्थीरिया के अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी चेक करना है तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिक टेस्ट। राइट आंसर आपका है सिक टेस्ट, ये चेक किया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए आप लोग चेक करते हैं, टाइफॉइड के लिए। मोन्टेक्स टेस्ट टीबी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट टीबी का, जिसको आप मोन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं, इसमें डाई डालते हैं आप पीपीडी। एलन टेस्ट, एलन टेस्ट के द्वारा आप लोग क्या चेक करते हैं भाई? तो आप कहेंगे पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी, पेटेंसी ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी। रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करनी हो तो आप एलन टेस्ट करते हैं। बहुत सारी बातें इनसे रिलेटेड जो मैं आप लोगों से बहुत पहले डिस्कस कर भी चुका हूं, जहां पे एग्जाम्पल आए होंगे, क्वेश्चन आए होंगे, आप मेरे सेशन देख सकते हैं। बाकी मैं विस्तार से वहां पे बताऊंगा एलन टेस्ट कब किया जाता है, मोस्ट कॉमन आर्टरी क्या होती है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होता है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्क्रीन पे एडजुवेंट यूज्ड इन डीपीटी वैक्सीन। जो डीपीटी वैक्सीन है इसमें कौन सा एडजुवेंट मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। देखो एडजुवेंट का मतलब ये होता है, ये वो सब्सटेंस हैं जो किसी वैक्सीन के साथ मिक्स किए जाते हैं, और मिक्स करने के बाद ये जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रेस्पॉन्स है, उसको स्ट्रोंग बना देते हैं। ये क्या कर देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, स्ट्रोंगर द इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स। ये वो सब्सटेंस हैं जो आपकी वैक्सीन के साथ मिलके आपके इम्यून रेस्पॉन्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, स्ट्रोंगर बना देते हैं। इनको एडजुवेंट बोलते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि डीपीटी जो वैक्सीन है उसमें कौन सा एडजुवेंट मिलाया जाता है? समझ में आ गया अब क्वेश्चन? जिंक फोस्फेट मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम फोस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा मिलाया जाता है? तो राइट आंसर आपका रहेगा डी, ये दोनों ही मिलाए जाते हैं। आपका एल्यूमिनियम फोस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों को ही डीपीटी वैक्सीन के लिए एडजुवेंट के रूप में मिलाया जाता है। ये इम्यून रेस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विच इज द रिकमेंडेड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट। किसी इन्फेंट में डीपीटी की वैक्सीन लगानी है तो कौन सी साइट यूज की जाती है? ग्लूटियल मसल्स यूज की जाती है? नहीं। डेल्टोइड मसल्स डीपीटी वैक्सीन के लिए किसमें? इन्फेंट में। ये और देख लें, इन्फेंट के अंदर पूछा है तो डेल्टोइड भी नहीं यूज की जाती है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई ये यूज किया जाता है। राइट आंसर आपका है
सी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, फोर आर्म नहीं यूज की जाती। तो आप लोग कहें सी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको पीएचसी बोलते हैं, लेवल वैक्सीन और स्टोर्ड, वैक्सीन आर है, वैक्सीन आर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वैक्सीन कहाँ पे स्टोर रहती है? कोल्ड बॉक्स में स्टोर रहती है, डीप फ्रीजर में, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में, या वॉक इन कोल्ड रूम। तो पीएचसी पे वैक्सीन आती है और वहां से फिर वो आंगनबाड़ी या आप कहीं सब सेंटर इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो आप कहें एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं वॉक इन कोल्ड रूम। इसके अंदर पीएचसी पे वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है। कोल्ड चैन के बारे में, कोल्ड बॉक्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक पूरा चैप्टर है, वैक्सीन नाम से वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग देख लें, आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन रिजल्ट इन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसके द्वारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी डिक्रीज प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स को कम कर देते हैं, वो कौन सा वैक्सीन है जो प्लेटिलेट्स के नंबर काउंट को कम कर देता है? उसका नाम पूछा है। एमएमआर वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, हिब वैक्सीन। बहुत कम बच्चों ने ये क्वेश्चन सुना होगा। आपका राइट आंसर होगा ए, एमएमआर, मीजल्स मम्प्स रूबेला। ये जो वैक्सीन है, अगर ये आप किसी मरीज को देते हैं, किसी बच्चे को देते हैं, तो उसमें प्लेटिलेट्स के काउंट को ये डिक्रीज कर सकती है। इसको आप लोग ध्यान में रखें। इसके साथ ही आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सबसे जरूरी बात है इस सेशन की कि इन चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास स्प्रेड करें। इसके बाद एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और न्यूज़ भी आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया कि आप लोगों का CHO और आपका नोरसेट के लिए अलग अलग क्वेश्चन सेशन चल रहा है चैनल के ऊपर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जुड़े रहें। धन्यवाद।